हे गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली शुरू करने जा रहे हैं असैल्ट ऑन ओलंपस का छोटा सा मिनी इवेंट जो कि हरक्यूलिस की सीरीज के अंदर ही मौजूद है और ये हरक्यूलिस की सीरीज को बेसिकली यहाँ पे एंड करने वाला है। तो आज के ये जो कॉमिक है हमारा, ये वन शॉट कॉमिक है जिसमें हमें पूरी की पूरी कहानी पता चलने वाली है कि अब तक जो हरक्यूलिस की स्टोरी में मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्या क्या होते हुए आया है और अब आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। तो इसके बाद हमारे पास हरक्यूलिस के 4 और इश्यूज होंगे जो कि इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद हरक्यूलिस की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड को आप बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा। इसके अंदर हमें पूरे का पूरा एक रिकैप मिलने वाला है और आगे जो होने वाला है उसके हवाले से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी और अब हम बेसिकली 2009 से 2010 के कॉमिक्स के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वीडियो आपको कब देखनी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा स्पीड टाइगर मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन्ड। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आप लिंक फॉलो कीजिए, आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आपको कब और कौन सी वीडियो देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिलती रहे और मैं आप लोग के साथ ऐसा ऑसम कंटेंट हमेशा शेयर करता ही रहूँ। तो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से गॉडेस अथीना हमें पूरा का पूरा एक रीकैप दे रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी 2005 से ये कॉमिक चलते हुए आ रहे हैं और ये सब कुछ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ कि अगर तुमने इस सब के बारे में पहले सुना हुआ है तो मुझे बीच में रोक देना। लेकिन अमात्सु मिकाबोशी जो कि एक बहुत ही खतरनाक किस्म के अर्थ पैंथियन से आया है, वो हमारे अर्थ के ऊपर आया और हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब एसगार्डियन गॉड्स जो थे वो रैग्नारोक के जरिए खत्म हो चुके थे और वो इस अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं थे इसको डिफेंड करने के लिए। सबसे पहले उस डीमन ने जो है ओलंपस के ऊपर अपनी नजरें जमाई और वहां पे कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ माइटी हरक्यूलिस, एरीज और उनके बेटे फोबोस ने मिलकर जो है मिकाबोशी को हराया और ओलंपस से बाहर धकेला। लेकिन इस सब के अंदर हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई और वो हमारे फादर ज़्यूस की, द किंग ऑफ गॉड की जान जो है मिकाबोशी ने ले ली थी और उन्होंने हमारा माउंट ओलंपस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम गॉड और हम गॉडेसेस जो हैं इस मोटल वर्ल्ड के अंदर इधर से उधर फैल गए। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाके अपना सर छुपाएं, तो इसलिए जो जिसको जगह मिली वो वहाँ जाके छुप गया। लेकिन इन सबके बीच हमने अपनी कंपनी ज़रूर बनाई हुई थी अर्थ के ऊपर जो ओलंपस ग्रुप के नाम से मशहूर थी और उसको मेरी स्टेप मदर ने जो है अपने काबू में ले लिया। जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद सारी की सारी पावर्स ऑटोमेटिकली आ गई, लेकिन उसने इस कंपनी के अंदर हर एक विलनस इंसान को अपने बीच रखा और वो अपना बदला लेने के लिए लग गई जो कि उसको मुझसे लेना था इतने सालों से। उसने खतरनाक और बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन्स को अपने साथ शामिल करा जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न भी शामिल है जो कि आयरन पेट्रियट है और इस वक्त अवेंजर्स की एक प्रिटेंडर टीम चला रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें तो एक पुरानी बातें हो चुकी हैं, ये एक रीकैप है। अभी मैं जो बताने वाली हूँ बात वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और इस तरह हम देखते हैं कि अथीना और एमेडिस तो यहाँ पे किसी और के पास नहीं बल्कि गॉडेस एफ्रोडाइटी के पास आए हुए हैं जिनको लास्ट एपिसोड में हमने एजेंट ऑफ एटलस वाली सीरीज में देखा था। और हम देखते हैं कि ये सारी की सारी कहानी यहाँ पे इसको इसलिए बता रही है क्योंकि वो उसको अपने साइड लेना चाहती है सारे के सारे खतरनाक मिशन पे जाने के लिए, क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अथीना अकेले जो इसको हैंडल नहीं कर सकती है। इसके लिए वो सारे गॉड से मदद मांगने के लिए आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एफ्रोडाइटी जो है गॉडेस अथीना का मजाक उड़ाने लग जाती है। लेकिन अथीना बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एफ्रोडाइटी कि तुमने मेरे ऊपर अपनी नज़रें जमा के और मुझे ये सारे मशवरे दिए, लेकिन मुझे अपनी बात खत्म करने दो। मेरे चैंपियन एमेडिस जो है उसने हेरा का एक खतरनाक किस्म का प्लान जो है पता करा है जो वो पाइथागोरस डुप्री के साथ मिलकर कर रही थी। उसने उसको एक ऐसा वेपन बना के दिया है जिसके जरिए ये पूरी की पूरी यूनिवर्स खतरे के अंदर है। तो यहीं से बोलती है हाँ तुम्हारी सारी की सारी बातें काफ़ी बोरिंग लग रही है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और वैसे भी इसमें मेरा क्या लेना देना है। तो कहती है इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, हेरा की स्कीम अगर एक बार चल गई तो इस प्लेनेट के ऊपर सारी की सारी लाइफ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कहती है अच्छा तो फिर, तो अथीना बोलती है कि फिर से तुम्हारा क्या मतलब है। तो एफ्रोडाइटी बोलती है कि आखिरकार इस ज़िंदगी ने मेरे लिए किया क्या है, मैं इस ज़िंदगी के लिए क्यों लड़ूं।
आखिरी बार एथेंस के लोग कब जो थे एफ्रोडाइटी के मंदिर पे आए थे उसको प्रॉपर ट्रिब्यूट देने के लिए? आज से पहले कब तुम्हारे लोग मेरे पास आए थे मेरे से मदद मांगने के लिए? आज से पहले कब तुम आई थी मेरे पास इस तरह प्यारी प्यारी बातें करने के लिए? मुझे तो याद नहीं है। तो वहीं से मेडिस जो बोलता है कि वेल, जहां तक मुझे याद है एक आखिरी बार जो है 146 बीसी के अंदर आपका एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेट किया गया था, जहां तक मुझे याद है इसका उसी से कुछ लेना देना है। तो एफ्रोडाइटी बोलती है कि देखो ये है, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ये से एफ्रोडाइटी बोलती है खैर ये सारी बातें अपनी एक तरफ है, लेकिन मैंने अभी एक चीज़ डिस्कवर करी है कि मेरे जैसे एक इम्पोस्टर जो है वो मेरे रूप में घूम रही है और वो एक प्रिटेंडर टीम के अंदर मौजूद है। और मुझे जहां तक अंदाजा है, मुझे खबर मिली है कि एजेंट ऑफ एटलस से तुम्हारे पहले कुछ लेन देन रह चुके हैं इन द पास्ट। तो अथीना, अगर तुम्हारे पास उसके बारे में कोई भी खबर है तो तुम मुझे वो बता सकती हो। तो यही से अथीना बोलती है देखो इस वक्त मेरे पास तुम्हारी ये फजूल की जेलिसी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये जेलिस वाला रेवेंज लेना तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल भी इस वक्त ज़रूरी नहीं है। तो एफ्रोडाइटी बोलती है ओ अफसोस के साथ, फिर तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। तो इसलिए जब तक मैं तुम्हें इज्जत के साथ यहाँ से जाने को कह रही हूँ, यहाँ से फौरन चली जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि मेडिस बोलता है कि अथीना चलो गुस्सा मत हो, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अथीना बोलती है कि नहीं बस बहुत हो गया, हम इससे अब और मदद नहीं मांगने वाले हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एम क्रान पैलेस के अंदर, जो कि थ्रोन ऑफ द काइतरी एंड सहारा है, जिनको गॉड्स ऑफ शियार एम्पायर कहा जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शियार एम्पायर के गॉड्स हैं उनसे मुकाबला करने के लिए कोई और नहीं बल्कि अमात्सु मिकाबोशी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि सीक्रेट इन्वेजन के जो आखिरी मिशन हमने देखे थे उसके अंदर अमात्सु मिकाबोशी बच जाता है और वहाँ के सारे गॉड्स को खत्म कर देता है। और हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे गॉड्स को इस वक्त अपने मिशन पे लगा हुआ है मारने के लिए, और वो यहाँ पे शियार के जो गॉड्स हैं उनके पास पहुंच गए, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग पूछते हैं आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस किस्म के डेवल हो, आखिरकार तुम यहाँ पे ये सब कुछ करके करना क्या चाहते हो? तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मिकाबोशी के लोग प्रेस करें, मैं सिर्फ इस दुनिया के अंदर अंधेरा और डार्कनेस चाहता हूँ, मैं हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उस गॉड की वहाँ पे जान ले लेता है। और यहीं से हम ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं गॉडेस हेरा के पास। और अचानक हम देखते हैं कि उसको इस चीज़ की भनक लग जाती है कि शायद अमात्सु मिकाबोशी अब बहुत जल्द अर्थ पर आने वाला है, और वो अचानक नींद में से उठ जाती है। तो यहाँ पे वो टाइफून के साथ अपनी रात गुजार रही होती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ हेरा, किस बात की घबराहट है? तो हेरा कहती है कि जब से मैं छोटी हुआ करती थी तभी मेरे पास एक तोहफा था, और मेरा तोहफा था प्रोफेसी का। जो चीज़ आने वाली होती है उसके बारे में मुझे पहले से पता चल जाता है, लेकिन अब जिस चीज़ के बारे में मुझे पता चला है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल केओस है, और ऐसा लग रहा है कि वो हमारी हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी और हम गॉड्स उससे लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जापानीज लोगों ने उसको एक नाम दिया है अमात्सु मिकाबोशी। और अब मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा जो चैंपियन था यानी पाइथागोरस डुपरी, मुझे वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका काम तमाम कर दिया है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो जान चुकी है। तो वो बोलता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो कहती है मैं और किसकी बात करूंगी, अपनी स्टेप डॉटर द अकर्स्ड स्पिंस्टर गॉडेस यानी अथीना की बात कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत नफरत है। उसने ही मेरे चैंपियन का काम तमाम किया होगा। तो ऑसबॉर्न को फौरन से नोटिफाई कर दो पाइथन कि जो एग्रीमेंट है उसको तैयार कर लिया जाए फौरन, क्योंकि अब वक्त आ गया है कॉन्टिनम को अनलीश करने का। और हम देख रहे हैं कि हेरा ने फैसला कर लिया कि अब बस बहुत हो चुकी है, और उसको इस बारे में भी पता चल गया कि अमात्सु मिकाबोशी जो अर्थ की तरफ बहुत जल्द आने वाला है, और इसीलिए ये कॉन्टिनम प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट कर रही है। और यहीं से मेमेडियस जो और अथीना के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इस वक्त एक टैक्सी के अंदर बैठ कर आ रहे होते हैं। और अथीना बोलती है कि अपोलो ने भी साफ इनकार कर दिया है, मतलब उसने मुझसे ये कहा है कि मैं देखूंगा और बताऊंगा, मतलब तुम समझ सकते हो कि वो मना ही करना हुआ। और अगर अपोलो मना करेगा तो गॉडेस आर्टेमिस का भी तुम्हें पता है कि जो अपोलो करता है वही आर्टेमिस करती है, और बाकी दूसरे गॉड्स यानी डायनोसिस वगैरह वो इतने ज़्यादा पियक्कड़ हुए हैं ऐसा कि मेरी बात सुन भी नहीं सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मैंने सारे के सारे ओलंपियन से बात करने की कोशिश कर ली है, लेकिन इस वक्त हमारे काम कोई भी नहीं आ सकता है, सभी तकरीबन प्रीटी मच गार्बेज हो चुके हैं एफ्रोडाइटी की तरह। तो उसका मतलब है कि अब हेरा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी तुम, मैं और हेरक्युलिस। और अमेडिस बोलता है कि हीबी, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो कहती है हीबी द गॉडेस ऑफ यूथ, तुम जरूर जोक कर रहे होगे। हाँ मैं जानती हूँ कि उसकी शादी हेरक्युलिस से हुई भी है, लेकिन आज तक उसने अपनी माँ की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया है, वो हमारे साथ कभी दे ही नहीं सकती है। लेकिन अमेडिस बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो देखो जरा, मुझे लग रहा है कि वो हीबी ही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टीवी के ऊपर जो है हीबी आ रही होती है, मतलब उसका एक कमर्शियल एड चल रहा होता है, जहाँ पे वो उसी फोस्टर हाउस का जो है कमर्शियल कर रही होती है, जहाँ पे वो एंट मे के साथ मौजूद है कि यहाँ पे हमने एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की डिश बनाई है जो कि हम होमलेस लोगों को बांटते हैं, आप एक बार यहाँ पे आके इसको ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब वो यहाँ पे एक तरह की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो यहीं से अथीना बोलती है कि हमें जल्द से जल्द माइटी एवेंजर से बात करना होगा, मेडियस तुम उनको फ़ोन लगा सकते हो। और इस तरह हम यहाँ से एवेंजर्स इन्फिनाइट मेंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि पिम स्पेस के अंदर है, और इस वक्त ये माइटी एवेंजर्स का हेडक्वार्टर इस वक्त बना हुआ है। और वहीं पर जोकुसा के पास कॉल आती है और वो बोलती है कि हाँ है मेडियस, अच्छा हरकुलिस वो तो यहाँ पे काफ़ी वक्त से नहीं आया, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ कि उस वक्त कहाँ है। अच्छा तुम किसी बच्चे की बात करो, लेकिन वो तो यहाँ किसी बच्चे को लेकर नहीं आया है, क्योंकि हमें पता है कि हरकुलिस वहाँ पे अपने एडवेंचर के ऊपर होता है और वो एसगार्ड के अंदर फंसा हुआ था, और अमेडिस को लग रहा था कि वो अब तक जो है माइटी एवेंजर्स के पास यूज़ को लेकर चले गया होगा। लेकिन तभी जो कोस्टा होती है, सर एक मिनट, मेरे ख्याल से वो आ गए हैं। और हम देखते हैं कि इसी पल फौरन हरकुलिस और ज़्यूस यहाँ पे पहुँचते हैं,
और वहीं पे वो बोलता है कि इससे मिलो ज़्यूस, ये है जकोस्टा, हमारी मैकेनिकल फ्रेंड। और हाँ, ज़्यूस से बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये एक लंबी कहानी है, तुम शायद इसको ना ही समझो तो अच्छा होगा। लेकिन जकोस्टा बोलती है कि इस वक्त तुम्हारी बहन अथीना कॉल के ऊपर है, अच्छा लाओ मेरी ज़रा बात कराओ। तो हरकुलिस बोलता है कि ज़रा एक मिनट स्लो डाउन, तुम क्या कह रही हो कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे मिलूँ? तो वहीं से जकोस्टा बोलती है कि चलिए ज़्यूस, मैं आपको इस इन्फिनाइट मैंशन का एक ज़बरदस्त किस्म का टूर देती हूँ, लेकिन आप मुझसे इस बात से प्रॉमिस कीजिएगा कि आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वहीं से ज़्यूस बोलते हैं, अच्छा मेरा पहला सवाल यह है कि तुम नंगी क्यों हो? और अगले पल हम देखते हैं कि कुछ मिनट के बाद यहाँ पे सारे के सारे माइटी एवेंजर्स पहुंच रहे होते हैं और वहीं पे हैंक पिम पूछते हैं कि क्या हो गया हरकुलिस, तुमने हम सबको ऐसे बुलाया, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि एक तरह से यही समझ लो, मैंने अपने पास की एक आवाज़ सुनी है, मेरी वाइफ को जो है ओलंपस से कास्ट आउट कर दिया गया है। तो वहीं से यूएस एजेंट बोलता है, अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने अपने पर्सनल मैटर के लिए यहाँ पे एवेंजर्स अलर्ट कर दिया है। लेकिन यहीं से हरकुलिस बोलता है कि नहीं यूएस एजेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त पिम, हमारे सामने एक खतरनाक किस्म का चैलेंज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी स्टेप मदर हेरा ने जो है एक खतरनाक किस्म की स्ट्राइक प्रिपेयर कर ली इस मोर्टल वर्ल्ड के खिलाफ। तो अथीना का मानना यह है कि हमें उनके ऊपर पहले अटैक कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें। लेकिन उससे पहले मुझे हीबी को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके पास हेरा की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि हेरा इस वक्त किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, उसकी स्कीम्स क्या क्या हैं। वहीं से हम देखते हैं कि कोई सिल्वर आता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ हरकुलिस, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हरकुलिस यहाँ अपनी सोचों में लगा होता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे मिलूंगा, जब उसको देखूंगा तो उससे क्या कहूँगा। तो वहीं से कोई सिल्वर बोलता है कि ऑल राइट, अगर तुम्हें मुझे इग्नोर करना है तो करो, लेकिन मैं 92 सेकंड्स के अंदर पूरा ग्लोब घूमकर आ चुका हूँ। तो वहीं से वो बोलता है हरकुलिस, मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त पीतरो, लेकिन इस वक्त गॉड्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है दुनिया को बचाने के लिए, तो इसलिए अगर मेरे और हीबी के बीच कोई और आए तो हम उसको कुचल के रख देंगे, उस पर कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे, इस वक्त हमें उसकी ज़रूरत है। और हमें पता है कि इस वक्त स्पाइडरमैन जो है वो हीबी के साथ यहाँ पे डेट पे बैठा हुआ है और वो लोग आपस में अपनी कुछ रोमांटिक बातें वगैरह यहाँ पे कर ही रहे होते हैं। और यहाँ पे पीटर पार्कर उसको फुल लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने आ गई है तो पटाना तो बनता ही है ना यार। और यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल हीबी जो है अपनी स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही होती है कि अब तक ज़िंदगी में उसके जो हालात रहे हैं, वो उसकी जो फीलिंग्स है वो कैसी रही हैं। और कहती है कि वेल अगर तुम मेरी मैरिज की बात करते हो तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था मेरी लाइफ के अंदर। मेरे पेरेंट्स जो है प्रीटी मच पूरे ओलंपस को रन करते हैं, तुम तो जानते ही होगे। और मेरा हस्बैंड जो है वो एक तरह का डाइवर्जन था हमारी फैमिली के अंदर, वो एक लड़ाई का मसला बनता। लेकिन मेरी शादी इसीलिए करवाई गई ताकि हमारे बीच फसाद वगैरह ख़त्म हो जाए और हम सब हैप्पीली रह सकें। अगर शुरुआत की बात करें तो मुझे वाकई में उसके साथ बहुत अमेजिंग फील होता था। वो मुझे अलग अलग स्ट्रेंजर्स से इंट्रोड्यूस करवाता था और वो हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मुझे हमेशा खुश रखता था। और मुझे उसके साथ इसलिए मज़ा आता था क्योंकि मैं अर्थ को जो उसके साथ डिस्कवर कर रही थी। मैं इससे पहले अर्थ को नहीं जानती थी इतना ज़्यादा जितना मैंने उसके साथ जाना है। और हरकुलिस जो है ओलंपस के ऊपर नया नया आया था तो इसलिए मुझे उसको ओलंपस घुमाने में काफ़ी मज़ा आता था और हम दोनों इस तरह बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। और वो जो है मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर किया करता था और ऑफ कोर्स फिर मैं भी उसके साथ बहुत कुछ शेयर किया करती थी। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चली। मेरी मदर ने मुझे पहले ही कहा था सबके बारे में कि ये जो पैशन होता है वो बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, ये शुरू की बात होती है, सिर्फ उसके बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। और क्योंकि मेरी मदर इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट रह चुकी हैं और इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मुझसे दूर होता रहा और एक पल ऐसा आया कि वो बिल्कुल मेरे पास से गायब हो गया, जस्ट लाइक कि वो मेरी आंखों से वैनिश ही हो गया हो। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है, वो कभी ना मुझसे मिलने आता था ना ही कभी मेरा कुछ पूछता था। और उसके बाद वो अर्थ और मोटल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसने ओलंपस आना ही छोड़ दिया। उसको मेरी परवाह ही नहीं रही, उसको मेरा कोई एहसास ही नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैंने करा क्या था। मतलब तुम जानते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी सब में गलती क्या थी। मैं तो सिर्फ उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी। और इस तरह हम देखते हैं कि हीबी वहाँ पे जो है रोना शुरू कर देती है। तो पीटर बोलता है कि अरे हीबी कम ऑन, तुम इस सब चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करो। तो हीबी बोलती है कि क्योंकि मेरी मदर हमेशा से मुझसे कहती है कि एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक औरत का ही हाथ होता है। तो वहीं से स्पाइडरमैन उसके आंसू आगे पहुंच रहा होता है, कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ स्टॉप इट। तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी मदर दोनों ही नट्स हैं, क्योंकि वो लोग जो ये सारी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और तुम एक ऐसे इंसान को डिजर्व करती हो जो कि ये बता सके कि क्या सही है और क्या नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पे अगले पल उसको पकड़ के किस कर लेता है। लेकिन जब पीटर उसको किस कर ही रहा होता है अगले पल उसका स्पाइडी सेंस टिंगल करता है और वो बोलता है कि मेरा स्पाइडी सेंस टिंगल क्यों कर रहा है, ये तो तब करना चाहिए ना जब सिनिस्टर 6 सामने हो या फिर मास्टर इविल हो या फिर जो जेना जॉमेसन 6 फीट मेरे सामने खड़ा हो। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका स्पाइडी सेंस इसलिए टिंगल कर रहा होता है क्योंकि हरकुलिस यहाँ पे स्पाइडरमैन को यानी पीटर पार्कर को जो है अपनी बीवी को किस करते हुए देख लेता है और वो अपनी उंगलियां चटखाते हुए गुस्से में इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और हीबी बोलती है कि हस्बैंड। वहीं से पीटर बोलता है कि ओह ये तो हरकुलिस है ना। और हम अगले पल देखते हैं कि हरकुलिस उसको एक पंच मारता है और पीटर बहुत दूर उड़ के जाता है उस रेस्टोरेंट के आर पार। लेकिन हीबी बोलती है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रहे हो। तो हरकुलिस बोलता है कि कोई इंसान मोर्टल हो या गॉड हो मेरी बीवी के ऊपर इतनी गंदी नजरें नहीं डाल सकता है। तो यही से हीबी बोलती है अच्छा तुम्हें सबकी परवाह भी क्यों हो रही है, तुम पिछले 3000 साल से तुमने मेरे पर कोई अटेंशन नहीं डाली है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं रही तो अब क्यों आ गए हो। लेकिन हरकुलिस बोलता है
खामोश हो जाओ, यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ, मुझे इससे खुद ही डील करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस वहां पे उसकी तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मोटल कुत्ते, कहाँ हो तुमने एक गॉड के साथ गद्दारी करने की कोशिश करी है, आओ और हरकुलिस को गुस्से को फेस करो, कहाँ हो तुम। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ से अपने स्पाइडर कॉस्ट्यूम के अंदर आ जाता है और उसको अपने वेब से ढक देता है और कहता है अच्छा अच्छा तो तुम हो हरकुलिस, तुम्हारा कार्टून जो था वो बिल्कुल मेरा फेवरेट था, क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो? मैं फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हूँ और मैं बचपन से ही हरकुलिस के मिथ्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है देखो स्पाइडरमैन, मैं हमेशा से तुम्हारी इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छा काम करते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंसान है जो कि मेरी वाइफ के साथ गंदी हरकतें कर रहा था और उसके लिए उसको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और इस तरह हरकुलिस उसको पंच मार के वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उसको ये बात नहीं पता कि वो लड़का दरअसल स्पाइडरमैन ही था, यानी पीटर ही था, और पीटर यानी स्पाइडरमैन बनकर अब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह इनके बीच एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है। तो यहीं से स्पाइडरमैन बहुत दूर उड़ के जाता है और कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हारे पर एक फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इंसान तुमसे लड़ने के लिए आता तो तुम सिर्फ 3 पंच के अंदर उसके ढेर हो चुके होते। देखो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो उठा के एक टेबल जो है हरकुलिस के मुंह पे मारता है, लेकिन हरकुलिस को उससे कुछ भी नहीं होता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि पीटर पाकर आखिरकार गया कहाँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि मैंने एक बार जगरनॉट को कुत्ते की तरह मारा था। और हम देखते हैं कि हरकुलिस को गुस्सा आता है और वो अगले पल स्पाइडर को एक और जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मैंने इस तरह की कोई कहानी नहीं सुनी है तुम्हारी। और स्पाइडरमैन यहाँ से वहां उड़ते हुए जा रहा होता है। तो ये हरकुलिस बोलता है कि देखो मेरी जो है सुपर हीरो हिस्ट्री, अगर मैं क्लासिक्स 101 की बात करूँ तो उसमें मुझे हमेशा C+ मिलता था, मैं कभी भी हिस्ट्री की क्लास में बैठता नहीं था, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कभी इस तरह के थे नहीं, तुम्हें कब से अपनी बीवी की परवाह होने लग गई और तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत ज्यादा बेजार आ चुकी है, वो भी मेरे सामने रो रही थी। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन बाय द एंशिएंट कस्टम्स मैं अपनी बीवी का ऑनर हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपनी बीवी को तुम जैसे चोरों से बचा के रखूँ। तो वहीं से स्पाइडरमैन उसके ऊपर वेब मारते हुए बोलता है हाँ मैं जानता था तुम मुझसे यही कुछ कहने वाले होगे, लेकिन तुम अपनी इस सोच के अंदर इतना मगन हो कि तुमने आसपास के ऊपर नजर नहीं डाली, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। ये भी जो है वो एक अच्छी लड़की है, लड़की से मतलब वुमेन, और मुझे गलत मत लेना, मैं कोई ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी के तौर पर उसको बात नहीं कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो हरकुलिस को यहाँ पे लटका देता है अपने वेब्स के जरिए, कहता है कि देखो मैं बस तुमसे शायद यही कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें शायद उसको एक वाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे जैसे वो तुम्हें अपना हस्बैंड मानती है। तो अगर तुम्हें मेरी ये सारी की सारी बातें समझ में नहीं आ रही है तो लिटरली हमारा लड़ने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, और मेरी ये बात जान लो कि तुम पीटर पाकर को कभी दोबारा नहीं ढूंढने वाले हो। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन उसको वहाँ पे बांध के आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन हरकुलिस वहाँ पे दीवार तोड़ते हुआ और कहता है कि नहीं रुको, वापसी लौट कर आओ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अब क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे टाइम आउट की जरूरत है, और यहाँ पे सारे के सारे लोगों की नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, तुम समझते हो ना हम यहाँ तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ पे सारे के सारे जो गाड़ियाँ होती हैं वो हरकुलिस के ऊपर फेंक देता है और कहता है देखो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ये करना ही था, जितना मैंने तुम्हारे बारे में जाना है तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो इसलिए मुझे तुमसे लड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है क्योंकि उसकी बीवी के साथ एक ऐसी हरकत की गई है, और हरकुलिस उन सारी की सारी गाड़ियों के अंदर से 2 मिनट के अंदर निकल जाता है और एक बड़ी सी गाड़ी उठा के उसकी तरफ फेंक रहा होता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ कि जाके पार्कर को ढूंढ ही लेता हूँ तुम्हारे लिए, क्या कहते हो। लेकिन हरकुलिस उसके ऊपर वो एक के बाद एक गाड़ी उठा के फेंक देता है जिसके अंदर स्पाइडरमैन ढक चुका होता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये पीटर पाकर है कहाँ, वरना मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की काफ़ी बुरी हालत कर दी होती है हरकुलिस ने, और वहीं पे ही भी आती है और कहती है कि बस बहुत हो गया है, तुम उसको जान से मार दोगे। तो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा कुछ ऐसा ही इरादा है। देखो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक मासूम और अच्छे लड़के को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हरकुलिस बोलता है कि लड़का, ये क्या मतलब है इसका। तो कहती है कि पीटर मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, वो मेरे साथ सिर्फ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहा था। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं नहीं आता तो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाती। तो कहती है ओह अच्छा, वाकई में तुम मुझसे ऐसे बात करना चाहते हो, तो तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि शादी के बाद से अब तक तुम कितनी औरतों के साथ रात गुजार चुके हो, क्या तुम्हें इसके बारे में याद भी है या 1000 की गिनती के बाद तुम भूल चुके हो। तो हरकुलिस बोलता है वेल सच कहूँ तो मैं इस चीज़ का काउंट नहीं रखता हूँ कभी भी। तो वहीं से वो बोलती है कि ठीक है हरकुलिस, मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल, आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी थी, आखिरकार मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से तुम ओलंपस और मुझसे दूर हो गए हो और तुम कभी लौट के मेरे पास वापसी नहीं आए। क्या सबकी यही वजह है कि मैं हेरा की बेटी हूँ और हेरा तुमसे इतनी नफरत करती इसीलिए तुम मुझे छोड़ के गई थे उससे बदला लेने के लिए। तो हरकुलिस बोलता है कि नहीं लड़की, ऐसी बात नहीं है, आई मीन हाँ थोड़ी बहुत बात है ऐसी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा कर नहीं सकता हूँ, तुम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम ब्राइट हो, तुम गॉडेस ऑफ यूथ हो, फॉर दिस यूथ से, इसके अलावा तुम जो मेरे स्टूपिड जोक्स के ऊपर इवन हंसती भी थी। देखो हमारी शादी का जो पहला दिन था वो लिटरली मेरे मरने के एक दिन बाद ही था जब मैं एक इमोर्टल बन गया।
और मैंने जब इस चीज़ को देखा कि मुझे यहाँ पे हज़ारों साल गुजारने इसी ओलंपस के ऊपर, इन्हीं तरह के माहौल के अंदर, कि हम हर वक्त जो स्पोर्ट्स देखते रहे, हर वक्त जो फेस्टिवल्स करते रहें, तो मैंने सोचा कि मैं शायद बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा। और मैं क्योंकि मॉडल वर्ल्ड से आया था तो इसलिए मेरा दिल मॉडल वर्ल्ड की तरफ ही था। मुझे मॉडल वर्ल्ड के अंदर जाके अपना नाम बनाना था, कुछ एडवेंचर्स करने थे और हिस्ट्री मेरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकती थी। और मैंने तकरीबन अब इस सब में अपने सोल को ख़त्म ही कर दिया था ही भी। और मुझे इस बात के बारे में पता चला कि मुझे वाकई में मुझे कभी गॉड बनने का दिल ही नहीं था। मुझे गॉड से नफरत है। हमारी शादी कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा से मैं था। मैं हमेशा से इविल्स को जो ख़त्म करना चाहता था, मॉन्स्टर्स को गिराना चाहता था और ज़िंदगी में बड़े काम करना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, जो बैठ के मैं ओलंपस पे नहीं कर सकता था। और मैं इस तरह से वहाँ बैठ के पार्टीज इंजॉय नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं किसी के लिए कोई काम करना चाहता था। मुझे जो है हमेशा से ऊंचा रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे टेम करे, कोई मुझे अपनी उंगलियों पे नचाए। लेकिन हम देखते हैं कि हीबी को वहाँ पे गुस्सा आता है और हरकुलिस को एक जोरदार, एक ज़बरदस्त कड़क चंपा लगाती है और कहती है कि ओह बस कर दो, तुम एक बहुत ही बड़े इडियट हो और कुछ भी नहीं। और कहती है क्या तुम वाकई में जानते हो कि मैं तुमसे प्यार क्यों करती थी? हाँ। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस अपना मुंह पकड़ उसकी तरफ देख रहा होता है और हीबी भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही होती है। और स्पाइडरमैन यहाँ बेचारा गाड़ियों के बीच फंसा हुआ सारा का सारा तमाशा देख रहा होता है। और अगले पल हीबी और हरकुलिस एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं ओलंपस ग्रुप के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेरा ने आज यहाँ पे सारे के सारे बड़े लोगों को बुला लिया है कॉन्टिनम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। और कहती है कि जेंटलमैन, मैंने आप लोग को यहाँ अपनी बातों के जरिए फ्लैटर करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही रीज़न के लिए बुलाया है, जो कि हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। और इस वक्त आप सबके दिमाग में यही बात चल रही होगी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने आप सबको यहाँ पे क्यों भेजा है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मुझे ऑसबॉर्न जैसे पावरफुल इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ी? और ये कॉन्टिनम आखिरकार है क्या चीज़? तो इसलिए इन सारे के सारे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। थोड़ा नहीं बल्कि डीप बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। अगर हम इस दुनिया की शुरुआत के पास जाएं, इन द बिगिनिंग इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक वॉइड और डार्कनेस हुआ करती थी जिसके अंदर ये दुनिया मौजूद थी। और इस दुनिया के अंदर सबसे पहली जो क्रिएचर थी वो गॉडेस गाया थी, जो इस केओस के अंदर से ही पैदा हुई थी। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो सारी चीज़ों का डाउनफॉल बेसिकली वहीं से शुरू हुआ था। उससे पहले दुनिया काफ़ी ज़्यादा सुकून में थी। और यहाँ पे हम बेसिकली देख रहे हैं कि जो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर अर्थ का ओरिजिन है, इस यूनिवर्स का ओरिजिन है, वो हमें यहाँ पे सुनाया जा रहा है। और वो बताती है कि इंसानों का जो पहला एरा था वो गोल्डन एज कहलाती है। और उसके बाद शुरुआत होती है आसमान की, यानी उरेनस, जो कि खुद एक आसमान की रिप्रेजेंटेशन था। और उसने जब अपनी बारिश करी ज़मीन के ऊपर, यानी मदर गाया के ऊपर, तो उनके ज़रिए उनके जो है बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होने शुरू हुए और इसी के ज़रिए पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। इस तरह से कहानी चली नहीं जिस तरह से हमने सोचा हुआ था। इन लोगों ने भी आपस में गॉड्स को आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और इन द एंड क्रोनोस ने जो है उरोनोस को मारा और उरोनोस को मेरे हस्बैंड यानी ज़्यूस ने जान से मार के ख़त्म कर दिया। और ये हिस्ट्री के अंदर पहला एक्सटेंशन था जब बड़े बड़े गॉड्स का काम तमाम कर दिया गया था। और उसके बाद दूसरी एज आती है जिसको सिल्वर एज ऑफ मैन कहा जाता है। अगर दूसरी एज यानी सिल्वर एज की बात करें तो उसके दौरान जो है इंसानों ने गॉड्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन कम से कम उन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ वॉर नहीं करी थी। लेकिन दूसरा एक्सटेंशन जब आया तो वो गॉड्स के जरिए आया। ज़्यूस जो थे इंसानों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि अब वो उनको मारना छोड़ दिया था। तो स्काई फादर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाब लाया जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आती है हमारी तीसरी एज जिसको द ब्रोंज एज कहा जाता है। और अगर हम तीसरे मर्दों की बात करें यानी कि ब्रोंज एज के मर्दों की, तो वो मर्द ज़्यादातर बच्चे थे गॉड्स और ह्यूमंस के मिक्सचर। उन्होंने जो है दुनिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े काम करे, बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाया है, बड़े बड़े जायंट्स मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया है और हर तरफ जो है ज़बरदस्त किस्म से अपनी वाह करवाई है। लेकिन ब्रोंज एज के खात्मे की वजह वॉर और डिसीज़ थी। इसकी वजह से जो है थर्ड एक्सटेंशन आया जबकि ये एज ख़त्म हो गई, यानी तीसरा एक्सटेंशन यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम अपनी चौथी एज के अंदर मौजूद हैं जिसको कहा जाता है आयरन एज। और इस एज के अंदर वॉर, स्टारवेशन और डिसीज़ वगैरह ये नॉर्मल चीज़ें अब इंसानों के लिए बन चुकी हैं, जो कि पहले कभी हुआ नहीं करती थी। जो शक्तियाँ पहले कभी सिर्फ गॉड्स के पास हुआ करती थी और लोग उनसे डरा करते थे, उन पर हैरत किया करते थे, अब इंसान उसका मजाक उड़ाते हैं और अपनी साइंस के जरिए वो सारी की सारी चीज़ें जो है हासिल कर चुके हैं। मतलब इस एज के जो इंसान है वो इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि गॉड्स और इंसान के बीच का जो फ़र्क था वो तकरीबन ख़त्म ही होता जा रहा है। लेकिन जो चीज़ गॉड्स बना सकते हैं, गॉड्स उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं हेरा एगेरिया, क्वीन ऑफ ओलंपस, डिक्लेयर करती हूँ एक नए डॉन, एक नए एज को, क्योंकि अब वक्त आ गया है चौथे एक्सटेंशन का कि हमें इन सारी की सारी एजेस को अब दोबारा से ख़त्म करना होगा और एक नई एज जो है शुरू करनी होगी, क्योंकि ये एज हम गॉड्स के लिए बिल्कुल बेकार है। और इसीलिए कॉन्टिनम प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस चीज़ के ज़रिए हम अपनी फोर्थ एक्सटेंशन को लेकर आएंगे। इसके ज़रिए हम वो कर सकते हैं जो कि शायद कोई करने के बारे में सोच भी ना सकता हो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली कॉन्टिनम प्रोजेक्ट जो है उसके ज़रिए हेरा यहाँ पे बेसिकली पूरी की पूरी रियलिटी को ख़त्म करना चाह रही है। ये जिस तरह पिछले ज़मानों में एक्सटेंशंस आते रहे कि इंसान ख़त्म हुए उसके बाद दोबारा इंसान आए, एक नई एज आई है, इस तरह इस एज के अंदर जो है आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि अब इंसान और गॉड्स के बीच फ़र्क बहुत कम रह गया है, जिसकी वजह से गॉड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए हैं क्योंकि लोग अब उनके ऊपर कम बिलीव करते हैं। तो ये सारे जो पिछले हम इश्यूज़ देखते हैं इसके अंदर हमें यही चीज़ बार बार बताई जा रही थी, इसके ऊपर एक हैवी पॉइंट दिया जा रहा था। तो उसकी सारी वजह ये थी क्योंकि हेरा ने भी इस बात को नोटिस कर लिया है
कि अब गॉड्स के इंसानों के बीच कोई औकात नहीं रही है। मतलब कोई भी इंसान आता है, उसके पास थोड़ी बहुत भी पावर होती है या एक साइंटिफिक सूट होता है तो वो गॉड से मुकाबला कर सकता है। तो गॉड्स का गॉड्स वाला मकसद रहा ही नहीं है। तो इसलिए वो यहाँ पे 4th एक्सटेंशन लेकर आ रही है ताकि सारी की सारी दुनिया बर्बाद करके एक नई एज लाई जाए दोबारा से। और इस तरह हेरा बोलती है कि चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ ओलंपस ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। नॉर्मन ऑसबॉर्न, तुम एक बहुत बड़े फूल हो। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं फीस के अंदर, जो कि होमलेस शेल्टर है, जहाँ पे अथीना आई हुई है हरकुलिस से मिलने के लिए और कहती है क्या बस यही तुम्हें लगता है कि ये इतने से छोटा सा ग्रुप लेकर हम जा सकते हैं ओलंपस को तबाह करने के लिए? क्या तुम्हें लगता है वाकई में इस अर्थ के ऊपर होने वाली ग्रेटेस्ट बैटल को तुम इन लोगों से रोक सकते हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं, हरकुलिस, हीबी, एमेडिस और ज़्यूस मौजूद होते हैं। और एंड में कहती है ओ ज़रा तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए व्हीट केक्स लेकर आती हूँ। तो अथीना बोलती है हम सब मारे गए हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि एमेडिस हरकुलिस से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हरकुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हटी हुई होती है और कहता है कि क्या है, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात करने का मूड नहीं है। तो एमेडिस बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि हम लोग जो है लास्ट टाइम अच्छे तरीके से नहीं मिले थे, लेकिन अब हमें चीज़ों को समझना होगा। मुझे लगा था कि यहाँ पे तुम एक मदद लेकर आओगे। सिस्टर अथीना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने स्पाइडरमैन के साथ डिस्कस करी हैं और मेरे सिर्फ एक ही बार कहने पे उसने अपने ट्रू फ्रेंड्स को यहाँ पे कॉल करा है मदद के लिए और वो कुछ देर में बस पहुँचते ही होंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने यहाँ पे कॉल करके स्पाइडर वुमन यानी जेसिका ड्रू और वुल्वरीन यानी लोगन को बुला लिया है और अब ये सब जो है हरकुलिस की टीम के अंदर शामिल हो रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड। तो यहाँ पे हमारी हरकुलिस की स्टोरी खत्म होती है, लेकिन अब हम अपनी एजेंट ऑफ एटलस की स्टोरी के ऊपर नजर डालने वाले हैं, जो कि हमने कल के लास्ट एपिसोड में देखी थी। और इस तरह हम यहाँ से देखते हैं कि मार्वल बॉय जो है यानी यूरेनस, वो यहाँ पे वीनस की बॉडी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा था हुआ है तो क्या हुआ है। और वो बताया था कि इसकी बॉडी के ऊपर जो निशान लगाया गया है किसी इस गॉडेस के जरिए, इसके जरिए एफ्रोडाइटिस को कहीं से भी कभी भी ढूंढ सकती है और वो तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक वो वीनस को खत्म ना कर दे, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो चुकी है। लेकिन हम लोगों ने यानी एजेंट ऑफ एटलस ने एक्समैन की मदद लेके वीनस को जो है एफ्रोडाइटिस से छुड़वा लिया था। तो उसके बाद से ही मैंने अपनी टीममेट की बॉडी के अंदर एक ट्रांसपॉन्डर डाल दिया है ताकि जब वो अगली बार हमसे दूर जाए तो मैं उसको ढूंढने के लिए पहले से तैयार रहूं। लेकिन अब देख रहा हूँ कि हमारी सायरन यानी वीनस को किसी चीज़ ने समन करा है और इस वक्त हम अपने सॉसर बॉर्ड के अंदर ही मौजूद है और उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। मैं ज़रा इस बात का पता तो लगाऊं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हमारे सायरन को अपनी तरफ खींच सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वो खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर फोर्सेस जो है जिसको हेरा ने जगाया था, वो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के अंदर निकल कर आ चुका है और वो अपनी सायरन यानी कि वीनस को अपनी तरफ बुला रहा है। बताओ मुझे जाहिलों कि कितने सालों से फोर्सेस समंदर की गहराइयों के अंदर सो रहा था। क्या ये गॉड्स और टाइटन्स की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरे तक मेरा खाना पहुंचाना? हाँ मैं जानता हूँ कि गॉडेस गाया ही थी जिन्होंने मुझे उस गहराई के अंदर धकेला था और कैद करके रखा हुआ था आज तक। और इसी वजह से मैंने जो है सायरन को एफ्रोडाइटी की इमेज के अंदर बनाया था, क्योंकि जब वो गाना गाती हैं तो उनके गाने के जरिए मुझे एक सब्सटेंस मिलता है, एक पावर मिलती है और उसी को सुन के मैं वहाँ पे अब तक जिंदा था। लेकिन वो कभी भी इमोर्टल नहीं बनाए थे मैंने। एक दिन सारे के सारे सायरन्स को मरना ही था, या मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन फिर डीटी ऑफ लव यानी एफ्रोडाइटी ने ही मुझे बताया तुम्हारे बारे में और इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए वापसी आ गया हूँ। अब तक तुम्हें लौट कर मेरे पास आ जाना चाहिए था, तुम्हें अपने मास्टर को सर्व करना चाहिए था, अपने क्रिएटर की बात सुननी चाहिए थी और अब तुम फिर दोबारा एक बार मेरे लिए गाना गाओगी। तो यहीं से गोरिल्ला मैन बोलता है तो ये है वीनस का पुराना बॉस, चलो कम से कम ये एंशिएंट फ्रीक अच्छी इंग्लिश तो बोल सकता है। तो वहीं से नमोरा बोलती है कि वो इंग्लिश नहीं, वो गॉड्स की लैंग्वेज बोल रहा है और गॉड्स की लैंग्वेज हर कोई समझ सकता है। वहीं से जिमी वो बोलता है कि बॉब हमें जल्द से जल्द ब्रिज पे लेके चलो। वीनस ने गाना शुरू कर दिया है और इस तरह हम देखते हैं कि वीनस वहाँ पे जो है फोर्सेस की बात सुन रही है, उसने उसको अपने काबू में कर लिया है और वो उससे एक बहुत ज़बरदस्त गाना गवा रहा है। और हम देखते हैं कि इसके गाने के अंदर इस वक्त इतनी पावर आ चुकी है कि वहाँ पे सारे के सारे लोग उसके वश में आ गए हैं और वो उस ब्रिज से छलांग मार के मरना शुरू कर रहे हैं फोर्सेस के लिए। और वो कहते हैं कि बहुत खूबसूरत, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह एजेंट एटलस आते हैं और वहाँ पे सारे के सारे लोगों को बचाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि अपने अपने कानों के अंदर रुई ठूस लो वरना कहीं हम भी इसके नशे में ना आ जाएं। कम से कम मेरा लड़का M11 तो उससे बचा हुआ ही है, चलो M11 जल्द से जल्द सारे लोगों को बचाओ। और हम देखते हैं कि जिमी उसको बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि वी तुम्हें रुकना ही होगा, तुम्हारी वजह से यहाँ पे लोग हर्ट हो रहे हैं। तो वहीं से जिमी बोलता है कि बॉब मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रही है, हम इस मॉन्स्टर के साथ आखिरकार क्या कर सकते हैं, इसको कैसे गिराएं। तो कहता है खैर अगर हम इस सॉसर की बात करें तो सॉसर के अंदर सबसे पावरफुल वेपन जो है वो मीटियर स्मैशर है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने सॉसर से जो है एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लो मारता है जिसकी वजह से फोर्सेस चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा बॉब, वीनस ने गाना रोक दिया है। तो नमोरा कहती है चलो शुक्र है, अब कम से कम मैं लाइफ गार्ड वाला काम तो छोड़ सकती हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि नमोरा सीधा जो है फोर्सेस के अंदर अपनी फुल स्पीड से घुसती है। तो वहीं से हम देखते हैं जिमी बोलता है कि बहुत बढ़िया काम एटलस, इसी तरह लगे रहो, हम इसको हरा सकते हैं। और वहीं पे M11 भी अपनी लेजर के जरिए उसके टेंटिकल्स को तोड़ना शुरू करता है। तो वहीं से वो बोलता है तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, मैं इस चीज़ के लिए अनप्रिपेयर्ड था क्योंकि आज से पहले मैं लेविथन से लड़ते आया हूँ, वो भी पिछली कुछ सेंचुरीज से। लेकिन
कम से कम मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति तो मौजूद है कि तुम जैसे डेमी-गॉड्स और ऑटोमेशन जो है वो मुझे गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं हूं एक गॉड। और इस तरह हम देखते हैं कि फोर्सेस को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और उन सब के ऊपर एकदम अटैक करना शुरू करता है। और वहीं से हम देखते हैं कि गोरिल्ला मैन जिमी को पकड़ता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ ना कुछ फिगर आउट करना होगा। हमने इसके ऊपर इतना अटैक करने की कोशिश कर ली, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और देखो, वीनस ने दोबारा गाना शुरू कर दिया है और वो इन सारे के सारे इंसानों को गॉड फूड के अंदर बदल रही है। टू बी कंटिन्यूड।